नमस्कार, बायजूस आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 19 नवंबर के द हिंदू समाचार पत्र में आए कुछ महत्वपूर्ण समाचारों का विश्लेषण करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का समाचार विश्लेषण। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आज के इस सत्र में हम किन किन विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले तमिलनाडु सरकार की पुनर्स्थापना और पुनर्वास नीति के ऊपर एक एडिटोरियल आया है, हम उसकी यहाँ पे चर्चा करेंगे। आगामी विश्व व्यापार संगठन के मंत्रीय स्तरीय बैठक के पहले भारत के द्वारा क्या कहा गया है, इससे जो जुड़ा हुआ न्यूज़ है हम उसकी भी यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का जो सम्मेलन हुआ है और यहाँ पर उससे रिलेटेड जो न्यूज़ आया है हम उसकी भी यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। पोस्को अधिनियम 2012 में क्या कमियां हैं, किस तरीके से उनको ठीक किया जाना चाहिए, इसको आधार बना करके एक न्यूज़ आया है, हम उसकी भी यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। और किस तरीके से भारत के आर्थिक विकास में केंद्र और राज्यों के बीच में बातचीत को बढ़ाया जाना चाहिए, इसको लेकर के जो न्यूज़ आया है हम उसकी भी यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। सबसे अंतिम में इन विषयों पर आधारित मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस सत्र को। आज के द हिंदू समाचार पत्र के पेज नंबर 8 पर एक एडिटोरियल आया जिसका शीर्षक है मिसिंग एन इंक्लूजनरी विजन फॉर अर्बन पुअर। और ये टॉपिक जीएस पेपर 1 सोसाइटी, जीएस पेपर 2 सोशल जस्टिस और गवर्नेंस से जुड़ा हुआ है। इस एडिटोरियल में तमिलनाडु सरकार के द्वारा अक्टूबर 2021 में सार्वजनिक टिप्पणी के लिए जो पुनर्स्थापना और पुनर्वास नीति का मसौदा जारी किया गया था उसको लेकर के चर्चा किया गया है। इसमें क्या कमियां हैं इसको लेकर के चर्चा किया गया है। आप सभी जानते होंगे कि तमिलनाडु शहरी आवास विकास बोर्ड के द्वारा पुनर्स्थापना और पुनर्वास नीति का एक मसौदा जारी किया गया और यह जो नीति है वह वहां पर किए गए अतिक्रमण, बेदखली और विस्थापन पर लागू होता है। इसमें कहा गया है कि पुनर्वास के लिए भूमि की पहचान करते समय इच्छित लाभार्थी के दैनिक आजीविका गतिविधियों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। यानी कि आप जिस व्यक्ति को बेदखल कर रहे हैं किसी भूमि से, तो वहां पर उसे नई जगह बसाने के समय ऐसी भूमि की पहचान की जानी चाहिए जिससे उसकी जो दैनिक आजीविका है उस पर उसका असर ना पड़े। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि पुनर्वास के लिए भूमि की खोज करते समय रोजगार के स्रोत और निकटतम शहरों से दूरी का भी विचार किया जाना चाहिए। इसके अलावा मसौदे में यह भी कहा गया है कि झुग्गी वासियों को केवल उन क्षेत्रों में समायोजित किया जाना चाहिए जहां से वे बस या ट्रेन से निकटतम शहर तक पहुंचने में केवल आधा घंटा लगाते हैं। यानी कि उनको ऐसी जगह पर बसाना चाहिए जहां से जो मुख्य शहर है वहां तक पहुंचने में उन्हें अधिकतम आधा घंटा लगे। तो इस तरह की कुछ बातें यहाँ पर कही गई हैं और इसी को लेकर के यहाँ पे चर्चा किया गया है। और इस एडिटोरियल में ये बताने का प्रयास किया गया है कि हमारे देश के कई हिस्सों में ऐसी कॉलोनियों का निर्माण किया गया है जिसमें विस्थापित लोगों को बसाया गया। और यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है जिस तरीके से नई दिल्ली का बवाना क्षेत्र है, अहमदाबाद का वटावा क्षेत्र है और मुंबई में जो माहौल है वहां पर भी विस्थापितों को बसाया गया है। लेकिन ऐसी कॉलोनियों में जो बहुत सारी जो विकृतियां हैं वह खुल करके सामने आई हैं। सबसे पहली जो विकृति है वह है कि यहाँ पर जिन लोगों को बसाया जाता है उनकी आजीविका खत्म हो जाती है। आप सभी जानते हैं कि शहरों में जो झोपड़ी बना करके रहने वाले लोग हैं वह गरीब लोग होते हैं, वह मजदूरी कर करके अपना पोषण करते हैं। और यहाँ पर जिस तरीके से उन लोगों को शहर से दूर बसाया जाता है उसके कारण उनकी जो आजीविका है वो खत्म हो जाती है। तो सबसे पहला जो गंभीर प्रभाव है इन लोगों पर यह पड़ता है कि इनकी आजीविका जो है वो खत्म हो जाती है। इसके अलावा ऐसी कॉलोनियों में देखा गया है कि जो युवा हैं वो अपराधीकरण का शिकार हो जाते हैं। वहाँ पर जो शराब और मादक द्रव्य का सेवन जो है वो बढ़ जाता है, महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा वहाँ पर खतरे में होती है। और ऐसी कई समस्याएं जो है इन साइटों में देखने के लिए मिलती हैं। और इन्हीं सभी दिक्कतों को देखते हुए कई निवासी जिन्हें ऐसी कॉलोनियों में आवास आवंटित किए गए हैं या तो वे इन आवासों को बेच देते हैं या फिर किराए पर दे देते हैं और बेहतर जीवन के लिए शहर में फिर से उन्हीं बस्तियों में लौट आते हैं जहां से उनको हटाया गया था। और इसी को देखते यहाँ पर यह कहा गया है कि जो पुनर्वास नीति बनाई जाती है वह शहर के सबसे कमजोर आबादी के लिए बनाई जाती है, गरीब लोगों के लिए बनाई जाती है। इसीलिए ये जो नीतियां हैं उनमें दूरदर्शिता होनी चाहिए। जैसा कि आपने यहाँ पर देखा
यहाँ पर कहा गया है कि भूमि की पहचान करते समय इच्छित लाभार्थी के दैनिक आजीविका का यहाँ पर ख्याल रखना चाहिए। इसी को मुद्दा बना करके यहाँ पर ये चर्चा किया गया है कि जब भी ऐसे लोगों को शहर से बाहर बने कॉलोनियों में डाला जाता है, बसाया जाता है, तो वहां पर रोजगार की कमी के कारण ये लोग फिर से वहां से हट करके उन्हीं झुग्गी झोपड़ियों में चले जाते हैं, क्योंकि वहां पर उनका रोजगार होता है। यहाँ पर यह कहा गया है कि ऐसी नीतियों में यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जिन लोगों को शहर के बाहरी भागों में बसाया जा रहा है वे किस तरीके से खुद को शहर की मुख्य धारा से तेजी से एकीकरण कर सके, उसे जोड़ सके, और एक राज्य को उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए वे सब कुछ करना चाहिए जो वे कर सकते हैं। यहाँ पर दिल्ली की झुग्गी झोपड़ी पुनर्वास नीति का भी चर्चा किया गया है और यहाँ पर कहा गया है कि दिल्ली में ऐसा पुनर्वास तभी किया जाता है जब मामला बहुत ही दुर्लभ हो, नहीं तो उन लोगों को उनकी बस्तियों के आसपास ही बसाया जाता है, जिससे कि उनकी जो रोजगार है वो ना छीने। इसी तरीके से यहाँ पर यह भी जिक्र किया गया है कि जो तमिलनाडु सरकार के द्वारा जो मसौदा पेश किया गया है उसमें जो पुनर्स्थापना किया जा रहा है लोगों का दूसरी कॉलोनियों में, वहां पर उन लोगों को सिर्फ घर दिया जा रहा है लेकिन जमीन का मालिकाना हक नहीं दिया जा रहा है। जबकि यहाँ पर उड़ीसा का जिक्र किया गया है जिसमें यह कहा गया है कि उड़ीसा सरकार के द्वारा जो पुनर्स्थापना किया गया तो वहां पर लोगों को जमीन का मालिकाना हक भी दिया गया, जिससे कि उन लोगों में ये डर कि भविष्य में उनका घर छीन सकता है ये खत्म हो जाता है। और इस तरह के कुछ चेंजेस तमिलनाडु सरकार को भी करने चाहिए। तो इस एडिटोरियल में इस बात पर चर्चा की गई है कि आखिर जब हम किसी शहर में झुग्गी झोपड़ियों से लोगों को निकाल करके शहर के बाहर बने कॉलोनियों में डालते हैं तो उस समय किन किन बातों पर हमें ध्यान देना चाहिए, उनके रोजगार की समस्या पर हमें ध्यान देना चाहिए, वे किस तरीके से शहर में आ सकेंगे, जा सकेंगे, इसको लेकर के चर्चा होनी चाहिए। शहर से आने जाने के लिए वहां पर बस की व्यवस्था, ट्रेन की व्यवस्था ठीक तरीके से करनी चाहिए, जिससे कि वे कम समय में शहर आ जा सकें। तो कुछ कमियों को उजागर करते हुए यहाँ पे ये समझाने का प्रयास किया गया है कि जो भी रीसेटलमेंट के लिए नीतियां बनाई जाती हैं वहां पर इन सभी बातों का ख्याल रखते हुए दूरदर्शिता का परिचय देना चाहिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, इसको आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ लेंगे। आइए एक और न्यूज की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 1 पर एक न्यूज आया जिसका शीर्षक है WTO मस्ट रेन इन नेशन वायलेटिंग ट्रेड रूल्स, और ये टॉपिक जीएस पेपर 2 से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विश्व व्यापार संगठन का मंत्री स्तरीय बैठक अभी होने वाला है और उसके ठीक पहले भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों के वैश्विक व्यापार नियमों के अनुसार पारदर्शी तरीके से काम नहीं करने पर चिंता व्यक्त की गई है। यहाँ पर उनके द्वारा कहा गया है कि कई देश WTO के द्वारा जो नियम बनाए गए हैं, जो प्रथाएं बनाई गई हैं, उनका पालन नहीं करते हैं। यहाँ पर उन्होंने चीन का नाम लिए बिना इस बात का उल्लेख किया है और यहाँ पर उनके द्वारा ये कहा गया है कि विश्व व्यापार संगठन के द्वारा जो व्यवस्था बनाई गई है सभी देशों को उसे मानना चाहिए और फिर से उसी के आधार पर काम करना चाहिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर पीयूष गोयल के द्वारा कही गई हैं और WTO के मंत्री स्तरीय बैठक के पहले ये बात कही गई है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि भारत यहाँ पर किन मुद्दों को लेकर के इस बैठक में जाने वाला है। यहाँ पर उनके द्वारा ये भी कहा गया है कि विकसित देश जो है वह बहुत सारे मुद्दों पर कम विकसित और विकासशील देशों के प्रति अनुचित व्यवहार अपना रहे हैं। और यहाँ पर उन्होंने एग्जाम्पल देते हुए ये कहा है कि विकसित देश जिनका कि पर कैपिटल इनकम बहुत ज़्यादा है वे अविकसित देश और गरीब देशों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते और यहाँ पर जो नियम बनाए गए हैं वह दोनों के लिए समान बनाए गए हैं और WTO को इसमें सुधार करना चाहिए, क्योंकि एक जैसे नियम विकसित देशों पर और गरीब देशों पर लागू नहीं हो सकते। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है उनके द्वारा दिया गया। और यहाँ पर भारत के द्वारा क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी यानी कि रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप में क्यों शामिल नहीं किया गया उसको लेकर के भी यहाँ पर उन्होंने बातें की हैं। उनका कहना है कि भारत इससे दूर इसीलिए है क्योंकि इसमें जो है पारदर्शिता की कमी है, गलत व्यापार प्रथाओं का यहाँ पर उपयोग किया जा रहा है और सीमित बाजार तक पहुंच होने के कारण भारत जो है वह RCEP में शामिल नहीं हो रहा। और कहीं ना कहीं ये जो बात है वह चीन के विरोध में कही गई है और चीन जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विश्व व्यापार संगठन के द्वारा बनाए गए नियमों की धज्जियां उड़ा रहा है उसको लेकर के भारत ने परोक्ष रूप से जो है यहाँ पर अपना विरोध दर्ज कराया है। तो इम्पोर्टेंट न्यूज है ये,
इससे पता चलता है कि भारत का एजेंडा जो है WTO के मंत्री स्तरीय बैठक पे क्या होने वाला है। तो इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसको आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ लेंगे। आइए एक और न्यूज की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 11 पर एक न्यूज आया जिसका शीर्षक है नो कॉन्सेंसस ऑन लिमिटिंग स्पीकर पावर, और ये टॉपिक जीएस पेपर 2 पॉलिटी से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन अभी समाप्त हुआ है, और इस सम्मेलन में दल बदल विरोधी कानून के तहत अध्यक्ष की शक्तियों को सीमित किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, इस पर आम सहमति नहीं बन पाई है। हालांकि यहां पर जो भाग लेने वाले पीठासीन अधिकारी हैं, उन्होंने इस बात को दोहराया है कि प्रश्नकाल और सदन में राष्ट्रपति और राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान कोई भी व्यवधान नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से पिछले दिनों आपने देखा होगा कि संसद में बहुत ही ज्यादा हो हंगामा हो रहा है, जिसके कारण सदन का जो है काम सही तरीके से नहीं चल पा रहा है, उसको लेकर के यहाँ पर बातें कही गई हैं। लेकिन इस न्यूज में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वह दल बदल विरोधी कानून से जुड़ा हुआ है। आप सभी जानते हैं कि संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल के आधार पर अयोग्यता के मामले में अध्यक्ष की भूमिका की जांच के लिए 2019 में सीपी जोशी समिति का गठन किया गया था, और इस समिति ने इस बात की वकालत की है कि दल विरोधी कानून के तहत सांसदों और विधायकों को अयोग्य ठहराने की शक्ति केवल लोकसभा और विधानसभा अध्यक्षों के लिए सीमित नहीं होनी चाहिए। इसके बजाय राजनीतिक दलों को भी इसका जो है कुछ शक्ति देना चाहिए, यानी कि जो निर्णय होते हैं उसमें राजनीतिक दलों को भी शामिल करना चाहिए। और इसको लेकर के यहाँ पे चर्चा हुआ है, लेकिन कोई भी कंसेंसस यानी कि सहमति अभी नहीं बन पाई है। तो यहाँ पे चर्चा हो रहा है दल बदल विरोधी कानून के बारे में। तो यहाँ पर इसके बारे में कुछ आपको जानकारियां दे देता हूँ। आप सभी जानते होंगे कि 1985 में 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून को डाला गया था, और यहाँ पर इसे 52वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। इस संशोधन का उद्देश्य सांसदों और विधायकों के द्वारा जो दल बदल किया जाता है उसको रोकना था और सरकार में स्थिरता लाना था। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर 3 बातों की चर्चा की गई है, जिसके आधार पर सांसदों और विधायकों की जो सदस्यता है वह खत्म हो सकती है। यहाँ पर जो पहला कारण है वो ये है कि जब किसी राजनीतिक दल के टिकट पर निर्वाचित सदस्य ऐसी पार्टी की सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ देता है या पार्टी की इच्छा के विरुद्ध सदन में वोट देता है, ऐसे मामलों पर इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा यहाँ पर यह कारण है कि जब एक विधायक जो एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपनी सीट जीत चुका है वह चुनाव के बाद राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है, तो यहाँ पर भी दल बदल विरोधी कानून लागू होता है। और आपको ध्यान में रखना है कि इन दोनों केसेस में सांसदों और विधायकों को अपनी सीट से हाथ धोना पड़ जाता है। यहाँ पर एक और कारण है जहाँ पर दल बदल कानून जो है लागू होता है, और जो तीसरा कारण है वह मनोनीत सदस्यों से जुड़ा हुआ है। उनके मामले में कानून यह कहता है कि नामांकित होने के बाद वे 6 महीने के अंदर अगर किसी राजनीतिक दल में शामिल होते हैं तब तो उनका जो सीट है वह बचा रहेगा, लेकिन वह 6 महीने के बाद अगर किसी पार्टी में शामिल होते हैं तो वे सदन में अपनी सीट को खो देंगे। तो यहाँ पर वे 3 ऐसे परिदृश्य हैं जहां पर दल बदल विरोधी कानून को उपयोग किया जाता है, और आप समझ गए होंगे कि यहां पर सरकार को कैसे स्थिर किया जाए उसको लेकर के यह कानून लाया गया था। आप सभी को यहां पर ध्यान में रखना है कि दल बदल विरोधी कानून के तहत किसी सांसद या विधायक की अयोग्यता का फैसला करने की शक्ति पीठासीन अधिकारी के पास होता है, और इसी को लेकर के यहाँ पे चर्चा की गई है। आपको यहाँ पर यह भी ध्यान में रखना है कि ऐसे मामलों में पीठासीन अधिकारी कितने समय में अपना निर्णय लेगा, इसको लेकर के कोई भी बात नहीं कही गई है। इसके कारण कभी कभी तो पीठासीन अधिकारी बहुत जल्दी में कार्रवाई कर देते हैं या फिर निर्णय लेने में बहुत देरी करते हैं, लेकिन दोनों स्थितियों में पीठासीन अधिकारी पर राजनीतिक पूर्वाग्रह का आरोप लगाया जाता है। और डिसीजन में जो देरी होती है उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना फैसला सुनाया है, और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि दल बदल विरोधी मामलों में जो पीठासीन अधिकारी है वह 3 महीने के भीतर अपना फैसला ले लें। तो जिस तरीके से इन मामलों में पीठासीन अधिकारी के द्वारा अपनी मनमानी की जाती है उसको लेकर के यहाँ पे चर्चा हुआ है, और क्या इतना पावर पीठासीन अधिकारी को देना चाहिए, इसी बात पर जो है
कोई भी सहमति नहीं बन पाई है। आपको यहाँ पर यह भी ध्यान में रखना है कि पीठासीन अधिकारी के द्वारा जो निर्णय लिया जाता है वह न्यायिक समीक्षा के अधीन है, यानी कि सांसद और विधायक पीठासीन अधिकारी के निर्णय के खिलाफ हाई कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर यह भी ध्यान में रखना है कि जब तक पीठासीन अधिकारी अपना आदेश नहीं देता तब तक यहाँ पर न्यायालय कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो इन बातों से आपको समझ में आ गया होगा कि दल बदल विरोधी कानून में जो पीठासीन अधिकारी है उसको बहुत ज्यादा पावर दे दिया गया है, और क्या इतना पावर सही है, इसको लेकर के देश में चर्चा हो रही है। और यहाँ पर जो सम्मेलन हुआ है पीठासीन अधिकारियों का, उसमें भी यहाँ पर सहमति नहीं बन पाई है कि क्या इनके पावर को कम करना चाहिए या फिर जैसा पावर अभी उनको दिया जा रहा है इन मामलों में वह जारी रहना चाहिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये। इससे जो जुड़ा हुआ मामला है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत दिनों तक वो अभी चर्चा में रहेगा। तो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ लेंगे। आइए एक और न्यूज़ की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 18 पर एक न्यूज़ आया जिसका शीर्षक है द पोस्को एक्ट डज नॉट ब्रुक डाइल्यूशन, और ये टॉपिक जीएस पेपर 2 सोशल जस्टिस से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर पोस्को एक्ट को लेकर के चर्चा की गई है, और यहाँ पर जो सेकेंड लाइन है उसको पढ़ करके आपको समझ में आ जाएगा कि इस न्यूज़ में ये बताने का प्रयास किया गया है कि पोस्को एक्ट में क्या क्या कमियां हैं, किस तरीके से इन कमियों का उपयोग अपराधियों के द्वारा किया जा रहा है और किस तरीके से इसे डील करने की जरूरत है। आप सभी जानते होंगे कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण यानी कि पोस्को अधिनियम 2012 विशेष रूप से बच्चों यानी कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों में जो यौन हमले होते हैं उनसे बचाने के लिए इसे अधिनियमित किया गया था। और आपको यहाँ पर यह भी ध्यान में रखना है कि भारत के द्वारा 1992 में ही बाल अधिकारों पर जो संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन हुआ था और उसमें जो फैसले लिए गए थे उसे भारत के द्वारा अनुमोदित किया गया है। और यहाँ पर इस सम्मेलन में भी यही कहा गया था कि बच्चों का जो यौन शोषण होता है वह एक जघन्य अपराध है और उसे कानूनी तरीके से निपटने की जरूरत है। यानी कि भारत ने जो है पोस्को अधिनियम बना करके बच्चों के खिलाफ जो यौन हमले होते हैं उसको रोकने का यहाँ पर प्रयास किया है। लेकिन क्या पोस्को अधिनियम बच्चों के खिलाफ जो यौन शोषण होते हैं उसमें कमी लाने में असरदार हुआ है, इसको लेकर के यहाँ पे चर्चा की गई है। और यहाँ पर एक जो केस है उसको लेकर के चर्चा किया गया है। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि सतीश रगड़े बनाम महाराष्ट्र राज्य का जो केस है वह काफी अभी चर्चा में है। और यहाँ पर सतीश रगड़े बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने माना कि यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम की धारा 7 के तहत परिभाषित अपराध का गठन करने के लिए त्वचा से त्वचा यानी कि स्किन टू स्किन संपर्क आवश्यक है। आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि पोस्को एक्ट की धारा 7 में अन्य बातों के साथ साथ यह कहा गया है कि जो कोई भी यौन इरादे से बच्चे के स्तन को छूता है उसे यौन उत्पीड़न माना जाएगा। लेकिन यहाँ पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस अधिनियम की धारा 7 के तहत परिभाषित अपराध का गठन करने के लिए त्वचा से त्वचा का संपर्क को आवश्यक माना है, और इसी को लेकर के जोरों शोरों से पूरे देश में चर्चा हो रही है। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि पोस्को अधिनियम की धारा 8 में यौन उत्पीड़न के लिए न्यूनतम 3 साल की कैद का प्रावधान है। और अगर हम भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 354 की बात करें तो यहाँ पर यह कहा गया है कि एक महिला की मर्यादा भंग करने के लिए कम से कम 1 साल का कारावास होना चाहिए। तो यहाँ पर आप सभी देख रहे हैं कि यहाँ पर यौन अपराधों के लिए जो है पोस्को अधिनियम में भी और आईपीसी की धारा में भी कैद का प्रावधान किया गया है। लेकिन ये जो मामला है सतीश रगड़े बनाम महाराष्ट्र राज्य का, उसमें जो है बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा त्वचा से त्वचा का जो संपर्क उसको लेकर के जो बातें कही गई हैं इसी को लेकर के इस न्यूज में चर्चा किया गया है। और कहा गया है कि अगर हम यूके के यौन अपराध अधिनियम 2003 की बात करें तो यहाँ पर यह कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति यौन इरादे से किसी भी बच्चे के शरीर को छूता है या फिर छूने के लिए किसी भी चीज का सहारा लेता है तो इसे भी यहाँ पर यौन अपराध ही माना जाएगा। लेकिन इस तरह की बारीकियों को लेकर के पोस्को अधिनियम में कोई बात नहीं कही गई है और इसी को लेकर के यहाँ पर विरोध दर्ज कराया गया है। और कहा गया है कि जिस तरीके से पोस्को अधिनियम में अपराध के अनिवार्य तथ्य के रूप में
त्वचा से त्वचा के संपर्क की आवश्यकता होती है, यह सही बात नहीं है और बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए ऐसा कोई भी बात जो इसे कमजोर करता है उसे इस कानून में खारिज कर देना चाहिए। कहा गया है कि अल्ट्रा वायर्स घोषित कर देना चाहिए। तो यहाँ पर यूके के यौन अपराध अधिनियम का भी चर्चा किया गया है और ये बताने का प्रयास किया गया है कि किस तरीके से वहां पर जो अधिनियम है उसमें इन छोटी छोटी बारीकियों को भी शामिल किया गया है, लेकिन जो पोस्को एक्ट है वहां पर इन बारीकियों की कमी है और जिसका फायदा कहीं ना कहीं अपराधियों को मिल रहा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है ये। और यहां पर जो मेन मुद्दा है वह सतीश रगड़े बनाम महाराष्ट्र राज्य का जो केस है और उसमें जो बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा जो फैसला लिया गया है उसको लेकर के है। और कहा जा रहा है कि ऐसे फैसलों से जो पोस्को एक्ट का जो मुख्य उद्देश्य था वह पूरा नहीं हो पाएगा। और यहां पर सुप्रीम कोर्ट के भी कुछ आदेशों का जिक्र किया गया है, जैसे यहां पर विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1997 के केस का जिक्र किया गया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि महिलाओं के प्रति जो यौन अपराध होते हैं उसे हमें गंभीरता से लेना चाहिए। और इसको देखते हुए यहां पर कहा गया है कि ऐसे कोई भी बात जो पोस्को एक्ट को जो है कमजोर करते हैं उसे इसमें से निकाल देना चाहिए या उसमें बदलाव करना चाहिए, जिससे कि इसका फायदा बच्चों को हो सके। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे को यहां पर उठाया गया है जिसको आपको ध्यान से पढ़ लेना है। आइए एक और न्यूज की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 9 पर एक एडिटोरियल आया जिसका शीर्षक है ए स्टिमुलेटिंग अलायंस, और ये टॉपिक जीएस पेपर 2 पॉलिटी और जीएस पेपर 3 इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने सोमवार को मुख्यमंत्रियों और राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ बातचीत की और इसमें उन उपायों पर चर्चा की गई जो चल रहे आर्थिक सुधार, निजी निवेश को मजबूत करने में मदद करेंगे और राज्यों के साथ साथ निजी क्षेत्र के द्वारा पूंजीगत व्यय को आगे बढ़ाएंगे। और ये जो बैठक था उसमें ये कहा गया वित्त मंत्री के द्वारा केंद्र के द्वारा राज्यों को 95,082 करोड़ रुपए मिलेंगे, जिससे उनके पास खर्च करने के लिए अधिक धन होगा और यहाँ पर राज्य जो है इस धन का उपयोग अपने यहाँ बुनियादी ढांचे के निर्माण में कर सकते हैं, जिससे कि अर्थव्यवस्था को और आगे बढ़ाया जा सकता है। और उसी को लेकर के यहाँ पे चर्चा किया गया है और कहा गया है कि अगर हमें अर्थव्यवस्था में जो तेजी आई है उसे बरकरार रखना है या फिर उसे आगे बढ़ाना है तो केंद्र और राज्यों के बीच में लगातार संवाद होना चाहिए, जिससे जो मुश्किलें हैं अर्थव्यवस्था की वह खुल करके सामने आ पाएं और राज्य और केंद्र मिलकर के इसे दूर कर सकें। यहाँ पर वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा जो ये कहा गया कि सिर्फ 10 राज्य निवेशकों के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम में शामिल हुए हैं और लगभग 4 राज्य जो है वो अगले महीने शामिल हो सकते हैं, यानी कि टोटल जो है 14 राज्यों का यहाँ पर सिंगल विंडो क्लियरेंस में शामिल होने की संभावना है। यह इस बात को दर्शाता है कि अभी भी बहुत सारे राज्य जो हैं वह केंद्र के प्रति अविश्वास की भावना रखते हैं, लेकिन इस भावना से जो है पूरे देश को नुकसान होगा और केंद्र को भी राज्यों को साथ में लेकर के चलना चाहिए। हर फैसले में राज्यों की राय लेनी चाहिए, जिससे कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है वह आगे बढ़ सके। और इसी को लेकर के यहाँ पे चर्चा किया गया है और कहा गया है कि पूरा देश अगर एक होकर के काम करेगा तभी जो हमारी अर्थव्यवस्था है वह इस मुश्किल दौर से निकल पाएगी। और यहाँ पर कहीं ना कहीं केंद्र और राज्य के बीच में जो संवाद है वह निरंतर होना चाहिए। आइए अब आज के विषयों पर आधारित मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, राज्यों के साथ निरंतर जुड़ाव और उनकी वित्तीय चिंताओं को कम करने से अर्थव्यवस्था में सुधार होगा, इस पर चर्चा करें। तो अभी अभी हमने इस पर चर्चा किया है। जब आप इसके उत्तर को लिखेंगे तो यहाँ पर भूमिका में हाल ही में हुए वित्त मंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्रियों के बीच जो बैठक हुई है उसका उल्लेख करेंगे और इस बैठक के क्या फायदे हैं इसका भी आप यहाँ पर उल्लेख कर सकते हैं। और मुख्य भाग में आप यहाँ पर यह समझाने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को मिलकर के काम करना होगा और ऐसा करने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं, आप इसका भी यहाँ पर उल्लेख कर सकते हैं कि किस तरीके से बहुत सारे फोरम में जो है अर्थव्यवस्था की स्थिति को लेकर के चर्चा करनी चाहिए। राज्यों को जो चाहिए वह खुल करके वे केंद्र सरकार को कह सकें। ये जो माहौल है वह केंद्र सरकार को बनाना चाहिए। राज्यों का जो अविश्वास है केंद्र के ऊपर उसे दूर करना चाहिए। इस तरह के जो कदम है आप उसका उल्लेख यहाँ पर कर सकते हैं।
आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, यौन उत्पीड़न के खिलाफ बच्चों को अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करने के लिए पोस्को अधिनियम 2012 में क्या बदलाव करने चाहिए, अपनी राय रखें। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और जब आप इसके उत्तर को लिखेंगे तो भूमिका में इस अधिनियम के उद्देश्यों पर चर्चा करेंगे कि क्यों पोस्को अधिनियम लाया गया था, और मुख्य भाग में आप यहाँ पर बताने का प्रयास करेंगे बहुत सारे जो केसेस हैं आप उसका यहाँ पर उल्लेख कर सकते हैं, और किस तरीके से इसमें जो छोटी छोटी कमियां हैं उसका फायदा उठा करके अपराधियों के द्वारा बच्चों के साथ यौन अपराध भी किया जा रहा है और वे जो है आसानी से छूट जा रहे हैं, इसका आप यहाँ पर उल्लेख कर सकते हैं। और आप यहाँ पर अपना सुझाव दें कि इन कमियों को दूर करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। जिस तरीके से वहाँ पर यूके का एग्जाम्पल लिया गया है, आप उसका एग्जाम्पल ले सकते हैं और बता सकते हैं कि दूसरे देशों में जो है किस तरीके के प्रावधान बनाए गए हैं और हमें अपने पोस्को अधिनियम में किस तरह के चेंजेस करने चाहिए। आशा करता हूं कि आपको आज का ये समाचार विश्लेषण पसंद आया होगा। सारे टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इनको रिवाइज कर लेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं समाचार विश्लेषण के अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।